जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और आप उसको उसी के जैसे आप चाहती हैं कि मेरा भी इसी तरीके से आगे लीडरशिप रहे? आप अगर दुखी भी हो तो अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, ये लाइन हमें बहुत मजबूती देती है। तो अटल जी हम लोग के लिए एकदम आइडियल। मैं मुस्लिम संप्रदाय की जो महिला है वो कह रही हैं कि गलत वोटिंग करवाइए, ममता दीदी को वापस लाओ। वो घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी मुस्लिम है, तो वो तो करेंगे, उनकी कमर पे मार पड़ी है तो वो तो कहेंगे ही कि मोदी को भगाइए, बीजेपी को भगाइए। जो आप कॉलेज में करते हो एक राजनीति में अलग, उस टाइम आपको कैसा? जिसको जुनून कहते हैं हम लोग, वो अगर आपके अंदर है तो आप पार कर सकती हैं हर चुनौती को। कभी आपका मन नहीं करता कि मुझे भी टिकट दिया जाए विधायक के तौर पर? राजनीति कर रही हूँ, बलबूते से कर रही हूँ, तो स्वाभाविक मेरी मंजिल लोकसभा भी होगी, मेरी मंजिल राजस्थान की विधानसभा भी होगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। और आज ये खास पॉडकास्ट और भी खास होने जाने वाला है क्योंकि आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो राजस्थान की राजनीति में केवल बुलंद आवाज के तौर पर ही नहीं बल्कि अपनी एक स्टाइलिश आइकॉन के नाम पर भी जानी जाती है और लगातार महिलाओं के लिए आवाज उठाती नजर आती हैं। ये महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और भाजपा की नेत्री और प्रदेश की प्रवक्ता हैं। मैं बात कर रही हूँ पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा के बारे में। तो चलिए उनसे करते हैं बात। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। कैसे आप? एकदम अच्छे। तो अब पूर्व महिला अध्यक्ष आयोग की आप रह चुकी हैं, अब भाजपा नेत्री और प्रवक्ता के रूप में आप आ रही हैं। किस तरीके का आपका वो समय और ये समय किस तरीके का चल रहा है? वो समय और ये समय की जो बात आप कर रही हैं, देखिए समय तो एक ही समान है, क्योंकि राजनीति के बैकग्राउंड से हूँ मैं, तो चाहे महिला आयोग में रही, चाहे मोर्चे के अध्यक्ष के रूप में रही और चाहे आज प्रवक्ता के रूप में, तो चरह बहती कर रही हूँ। पार्टी का काम चल रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा पैशन था। भारतीय जनता पार्टी मेरी पसंदीदा पार्टी है, तो इसमें काम करना तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक जो है आम महिला से आपने राजनीति में आए, आप महिला आयोग के अध्यक्ष बनी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेताओं में आपका नाम जाना जाता है, महिलाओं में, बीजेपी में। तो कैसा रहा ये सफर? मतलब राजनीति में आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप राजनीति में आई? हाँ, ये सवाल अच्छा है आपका। राजनीति में कैसे आई, तो मुझे लगता है कि कई बार मैंने ये बताया भी है कि राजनीति मेरा शौक नहीं था। मैं पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, आराम से खेलना कूदना पढ़ना लिखना ही मेरा काम था बचपन से। मैं यहाँ जब ब्याह के आई, मतलब ये बात है 88 की, है ना, तो उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन ये सब बहुत पीक पे शुरू हो गया था। तो ऐसे ही मुलाकात हुई किसी से मेरी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे लगता है कि आप में टैलेंट है, आप राजनीति कर सकती हैं। तो मैंने कहा राजनीति का र भी मैं नहीं जानती हूँ। अगर पॉलिटिक्स की पी कहो तो मैं सोशियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मुझे राजनीति नहीं अच्छी लगती। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड का शौक था ये पॉलिटिक्स। जब वो कॉलेज टाइम में रहे होंगे तो उनको था शौक, तो उन्होंने मुझे पुश किया कि राजनीति करो। मैं चाहती थी कि मैं RAS की तैयारी कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, पर उन्होंने मुझे इधर डाइवर्ट कर दिया। तो ये मेरा शौक नहीं था, शौक मेरे हस्बैंड का था। और बाद में मेरा इतना शौक बन गया कि बस राजनीति मेरा बिल्कुल मैं कहूँ जीवन बन गया। यानी ये कहते हैं ना कि एक पुरुष के सफल होने के पीछे महिला का हाथ होता है, तो यहाँ पर उल्टा है कि एक महिला के सफल होने के पीछे पुरुष का हाथ रहा है। डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर दोनों सफल है तो एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं हो सकते। और बिल्कुल मेरे किस्से में तो मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है, और मैं केवल हस्बैंड ही नहीं कहूंगी, मेरे पूरे परिवार का बहुत योगदान है। राजनीति को जो है मेल डोमिनेटिंग फील्ड माना जाता है और जिस दौर से आपने शुरू करा वहाँ उस समय तो महिलाएं काफी कम थी राजनीति में। अब तो महिलाओं का एक दौर शुरू हो गया है। तो उस टाइम क्या परेशानियां आपके सामने आई? ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहाँ आके फंस गई हूँ पुरुषों के बीच में? सच, ये तुम्हारे बात से मैं इत्तेफाक रखूंगी कि परेशानी तो मुझे बहुत आई थी, पर वही है ना कि आप कैसे पले बढ़े हो वो फिर सामने आ जाती है। जिद मेरी एक क्वालिटी थी कि जहां मुझे चुनौती मिलती थी मैं उसको सहर्ष स्वीकार करके फिर उसको स्वीकार करती थी। तो लगा तो सही कि मैं बुरी फंस गई हूँ, कहाँ आ गई ये तो ना, यहाँ जैसा मैं सोचती हूँ वैसा सोच रहे हैं लोग, जैसा मैं चाहती हूँ ऐसा दिख नहीं रहा है। बहुत कुछ लगा था शुरू में, लेकिन
मेरे अंदर उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन जीवित था, तो लगा कि नहीं जरूरी है ये करना। और फिर मैं जम गई, लोगों के चैलेंज करती रही स्वीकार, और आगे बढ़ती रही, निखरती रही, बढ़ती रही। तो मजा आया, चैलेंज था, भाग भी सकती थी मैं। तुम्हारा एक प्रश्न जो है ना कि इस भीड़ में कहीं गुम ना हो जाऊं, लेकिन मैं ऐसी शख्सियत थी, अभी लगता है, अब लगता है, उस समय तो महसूस नहीं होता था कि भीड़ वाली चीज मैं थी नहीं, कि भीड़ में रह के भी मैं दिखूंगी, ये तो तय बात था। इसलिए मैं भीड़ में गुम नहीं हुई, मैं अपनी पहचान बनाई। मैं बात करना था क्योंकि आपकी एज भी काफी कम रही होगी मैं मान, तो उस समय राजनीति जो क्षेत्र होता है, एक जो गहरा क्षेत्र होता है, उसमें आप पहुंच गए और वहां पर आपको बिल्कुल परे चीज दिख रही जो आप कॉलेज में करते हो, एक राजनीति में अलग, उस टाइम आपको कैसा? एक बात बताऊं मैं, कि जब आपके दिमाग का विकसित होना, जो कम उम्र की बात आपने कही, उस पर मैं बताऊंगी कि उस समय बहुत माइंड बहुत फर्टाइल होता है आपका। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो ना, आपके अंदर जुनून हो, तो वो करने की क्षमता उसी समय मिलती है। आप इस एज में आके मैं सोचूंगी मैं कुछ कर दूंगी, शायद थोड़ा सा तकलीफ होगी। तो दिक्कत तो लगी, मैंने कहा ना कि चैलेंज एक्सेप्ट किया हमने, बहुत विषम परिस्थिति थी। अब आज के समय बहुत दीक्षा लक्की हो आप लोग कि अब बहुत समय बदल गया है, महिलाओं के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, और समाज भी बहुत बदल गया है, वो एक्सेप्ट भी करता है, विलिंगली एक्सेप्ट करता है। उस समय बहुत मुश्किल था, चार दीवारी से निकल के जाना और फिर उस जगह जाना जहाँ बहुत मुश्किल था महिलाओं को सरवाइव करना, वहां सरवाइव करना दिक्कतें थी। लेकिन कुल मिला के अगर जिसको जुनून कहते हैं हम लोग, वो अगर आपके अंदर है तो आप पार कर सकती हैं हर चुनौती को। तो मैम, जब आप महिला आयोग की अध्यक्ष रही तो वो आपका ये कार्यकाल काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि आप एक्टिव काफी थी और ऐसे केस जो सामने आए आपके, उनमें से ऐसा कोई केस था जो आप तक अभी तक याददाश्त में है आपके वो केस? देखो, केस तो कई थे। मैं बताऊं, जब मैं ज्वाइन की थी तो जो 32,000 फाइलों के ढेर देखी तो मैंने माथा पटक लिया। मैंने कहा इनको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, डे टू डे आने वाले सारे केसेस। और उस समय हमारी सरकार आई थी, और राजस्थान में मतलब जो सरकार गई थी, उन्होंने विमेन एट्रोसिटीज में मतलब महिलाओं को नंबर 1 पे लाके छोड़ा था। राजस्थान नंबर 1 पे था, और हम सबको लगता था कि इसको कैसे हम इस रेटिंग को कम करें, मैंने महिलाओं के अत्याचार को कम करें। तो इसी से मैं उलझी रही थी, और रेगुलर आने वाले और 32,000 पेंडिंग, उन दोनों को खत्म करना था। तो नित्य नए नए बहुत प्रकार के केसेस आए। एक केस ऐसा था जो बहुत मुझे हैरान किया, आप जान के आश्चर्य करोगे। देखो, सच्चे झूठे बहुत प्रकार की बातें भी आप लोगों ने भी सुनी होगी कि कई केसेस झूठे होते थे, कई केसेस सच्चे भी होते थे, कई केसेस तो आ ही नहीं पाते थे। तो एक केस मेरे पास ऐसा आया था, दो प्रवृत्ति के केस का जिक्र करूंगी। एक केस ऐसा था कि केस बनाया गया था, और एक केस ऐसा था जो जेन्युइनली था, जिसको मिटाया गया था। तो वो दो चीजें मुझे आज भी याद रहती हैं। एक केस ऐसा था जो एक लड़की थी, थोड़ी सी अल्प बुद्धि की थी, मंद बुद्धि मैं नहीं कहूंगी, थोड़ी सी बुद्धि, वो लड़की 18-19 साल की होगी, और उसके माथे पे कुछ लिख दिया गया था ऐसा करके, ऐसा कहते हैं, और उसके हाथ पे भी कुछ लिख दिया गया था, जो टैटू टाइप का होता है ना, उसको लेके बहुत हंगामा बना था, बहुत पेपरबाजी हुई थी। और वो लड़की मेरे पास आई। जब मैंने इंट्रोगेशन हम लोग नहीं करते थे, हम लोग काउंसलिंग करते थे। इंट्रोगेशन नहीं कहा जाएगा हमारी भाषा में, हम उसकी काउंसलिंग कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा, लोगों का आरोप था कि उसके पति ने उसको निकाल दिया और उसके माथे पे लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। 18 साल की लड़की? हाँ, और ऐसा कुछ इधर भी था लिखा हुआ। तो जब मैं उससे बातचीत कर रही थी तो ना मुझे कहीं दिख रहा था कि यहाँ कहीं लिखा है कि तेरा बाप चोर है, और यहाँ पे ऐसा फूल सा दिखता था यूं करके, कमल ऐसा छोटा सा कुछ लगता था। तो जो पहले गांव में रहते हैं वो पर्टिकुलर कास्ट, गोदना वो था, और यहाँ भी ऐसा ही कुछ था, उसके पति का ही नाम लग रहा था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोगेट कर रही थी उसको, पूछे जा रही थी। फिर बहुत हंगामा भी हुआ उस केस को लेके, कई प्रकार की चीजें हो गई उसमें। तो वो बहुत मुझे पीड़ा देती थी कि बिना केस के केस बनाया जा रहा था, जिसका मैं विरोध कर रही थी। मुझे इसलिए पता चल गई थी कि इस केस में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, कोई लड़के के और लड़की के माँ बाप में कुछ इशू था, जिसको सॉल्व करने के लिए बेटी को टारगेट बना रहे थे वो लोग। तो उस केस को मैं हमेशा याद रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ क्योंकि देखिए कैसा समय है, मतलब अपने बेटी को भी लोग स्टेक पे लगा देते हैं अपने दो व्यक्ति के रंजिश में। तो वो केस में नहीं बोलती हूँ। दूसरा केस ऐसा था जो पढ़े लिखे वाइस हस्बैंड थे, दोनों ने लव मैरिज की थी और अलग जाति के थे, दोनों अलग जाति के थे, दोनों मास्टर्स थे, MBA थे और टेक्नोक्रेट विथ अच्छे, मैंने IIM से
कॉलेज से डिग्री ली हुई थी और उसकी शादी हुई। शादी कोटा की लड़की थी वो और लड़का भोपाल का था। दोनों की शादी हो गई अच्छे से रहने। विद इन 8 मंथ, आप देखो शादी के 8 महीने बाद मेरे पास केस आया था, लड़की की तरफ से केस आया था। और वो लड़की आई तो जब मैंने दोनों को बुलाया, लड़के को भी बुलाया, लड़की दोनों की जब मैंने काउंसलिंग करी तो लड़की प्रेग्नेंट थी। जस्ट 1-2 शादी के इनिशियल होगा कुछ। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या कारण, दोनों को बहुत देर तक काउंसलिंग मैंने किया, पर मैं वजह नहीं समझ पा रही थी कि दोनों में नाराजगी क्यों है, दोनों एक दूसरे से क्यों चिड़े हुए हैं, क्यों नहीं रहना चाहे। मुझे नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस एक ही उसका सवाल था। उसके आगे मुझे नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए। लड़की की तरफ से लड़का कुछ नहीं बोला था। लड़का कह रहा था कि भाई मैं तो रहना चाहता हूँ, ये बेवजह ऐसे होती। जब दोनों को काउंसलिंग करी तो मुझे जो समझ में आया, अब वो लड़की इंदौर गई ब्याह करके और वहां लड़की की माँ का रेगुलर फोन जाना, बेटा क्या कर रही हो, बेटा कैसे कर रही हो, रोज नित्य प्रतिदिन फोन। एक दिन लड़की को फोन किया तो बोली मैं रोटी के संग अचार खा रही हूँ। आप देखो कितना हास्यास्पद है। माँ फैल गई कि मेरी बेटी रोटी के साथ अचार खा रही है। उन्होंने 10 बात दामाद को बोला, लड़के के माँ बाप को फोन कर दिया और दोनों में इतना तनाव बन गया कि मेरी बेटी को कष्ट में दे रखा है, ऐसे कर रखा है, सूखी रोटी खा रही है, ये खा रही है। और लड़की के मन में कुछ चल ही रहा होगा कि इस लेवल पे आ गया कि आयोग तक केस पहुंच गया। तो मैंने पूछा, लड़के ने ये कहा आंटी मेरे घर सर्वेंट है, मेरे घर सारी व्यवस्था है, ये क्यों खा रही है, सो इससे पूछिए। इसको खट्टा खाने का मन किया और इसने अचार खा लिया। और खट्टा क्यों खाने का मन किया, क्योंकि मतलब प्रेग्नेंट है, ये सब चीजें। इसकी माँ ने सुना और इसको क्या इतना भर दिया कि ये तो बिल्कुल ही मतलब मेरे साथ नहीं रहूंगी, और कोई कारण इससे पूछ दीजिए कि मैं इसको डांटता हूँ, इसको क्या करता हूँ। मैंने कहा ये तो कोई सवाल ही नहीं। उसकी मदर को मैंने बुलाया, मदर ने भी नहीं ऐसे करता है वैसे करता है, ये किचन में, मैंने छोटी छोटी बातों को लेके फिर मैंने फटकार लगाई लड़की की माँ को। मैंने कहा आप निकलिए, इन दोनों को जीने दीजिए, और ये दोनों को आप केवल कारण होंगी अगर बेटी की जिंदगी खराब करने की तो आप होंगी। और उन दोनों को मैंने इतने अच्छे से काउंसलिंग करके भेजा और चले गए। और बाद में मैंने 3 महीने मॉनिटरिंग पे रखती थी मैं कि वो परिवार ठीक है कि नहीं, कहीं जाके वहां गड़बड़ ना हो जाए। और लड़की की माँ को एक बात कहा कि मैंने कहा देखिए जब शादी होती है ना, तो ये घटना मुझे दोनों बहुत इंटेलिजेंट, दोनों बहुत स्मार्ट। और देखो घटना कितनी छोटी सी कि रोटी के साथ अचार खा रहे हैं, और ये कोई लाइफ मैंने कोई बात, और तलाक तक पहुंच गई केस। तो मैं हमेशा लड़की के माँ बाप को या जो मेरे पास आते थे उनको सबसे पहले यही कहती थी कि बेटी को ब्याह के जब भेजते हैं ना, अपन हमेशा बोलते ना पराये घर जा रही है, ये एक माइंड में सबके रहता है। तो घर जा रही है तो जैसे छोड़िए उसको, जिसके यहाँ भेजे हैं विश्वास के साथ भेजे तो छोड़ दीजिए, थोड़े दिन लुक आफ्टर कीजिए, नजर रखिए। अब आपकी बेटी दूसरे घर गई है, वहां आप उसके हवाले किए हो, कन्यादान करके भेज रहे हो, तो आप छोड़िए। जैसे घर के ही दूध को गर्म करके जमने के लिए छोड़ते हो, थोड़ा सा जामुन डालते हो ठंडा करके उसको, और रात भर उसको क्या खोल के देखते रहते हो उंगली डाल डाल के, क्या वो दूध दही जमेगा नहीं। इसी तरह बेटी के रिश्तों को जमने दीजिए। अगर उंगली करते रहिएगा टेलीफोन का और मोबाइल का ना, तो घर नहीं बसेगा। ये सेम दही और दूध की कहानी है, फट जाएगा वो दूध। ये कहानी वास्तव में मैंने कई के जीवन में देखा। तो ये 2 कहानी मुझे बहुत याद दिलाती थी, और उसका एग्जाम्पल मैं कईयों को कहती थी, उससे कई के घर टूटते टूटते बचे थे। अब इन दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि जो लड़की की फैमिली है उसकी तरफ से अगर थोड़ा सा भी इंटरफेयर होता है और परिवार टूटने पर आ जाता है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब आपने शादी किया सोच समझ के किया है ना, बच्चों की शादी है, लव मैरिज भी है, जो भी है, तो उनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए बच्चों को। एक दूसरे के साथ आप ही तय करेंगे कि कितने बजे ब्रश करोगी, उठी कि नहीं, जवाई साहब क्या कर रहे हैं, ये क्या, ये बातें करने की है। 2-3 दिन में हालचाल पूछ लीजिए, बहुत है। ये रोज रोज फोन करके ग्रिल करना ना बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने के समान है। आप उनको उड़ने दीजिए, नई दुनिया में जाने दीजिए, नई दुनिया को स्वीकार करने दीजिए, एक दूसरे को पहचानने दीजिए। माँ का कर्तव्य वहां तक था, कर दिया, और बाद में कभी कभी बात कर लिया कीजिए। ये तो मैम, ये तो बात हुई आपसे रिश्तों की सामंजस्य बिठाने की, लेकिन कभी कभी ऐसा केस आया जो झकझोर दिया हो आपको? क्योंकि आजकल जो केस देखने को मिल रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ भी इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, तो उस पर एक महिला आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, जो आप पूर्व अध्यक्ष थी, उस होने के नाते, एक महिला होने के नाते आपका क्या सोचना है? देखो मैंने जो खाप पंचायत वाला जो केस था ना, वो मुझे आज तक झकझोरता है। उस लड़की के बारे में जब मैंने सुना कि उस लड़की को बंधक बना के रख लिया था इन लोगों ने, और उसके बाल काट दिए थे और इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे उसको, कहीं से उड़ती हुई मेरे पास खबर आई, मैंने उसको रेस्क्यू किया अपने पास। का मामला बतानी है? जयपुर का ही मामला अच्छा। था।
जयपुर का ही मामला था। हरियाणा में खाप सुनते थे, लेकिन हमने जयपुर में भी खाप सुना, और उस लड़के को भी पता नहीं कहाँ गायब कर दिया था। तो लड़की को पहले मैंने रेस्क्यू किया, तो उसको जब देखा, उसकी हालत देखती, तुम भी देखती, तो आंसू तो निकलता है। इसके पूरे तो बाल यूं काट दिए गए थे, पूरे बॉडी में करंट लगाए गए थे, जगह जगह जख्म थे उसके। उसको मैं ले आई, उसको हिम्मत दी। वो तो इतनी डरी हुई थी कि जिंदगी समाप्ति की ओर थी उसकी, कि मुझे जीना ही नहीं है। तो वो मेरे को कई रात तक मेरे सपने में रही, क्योंकि उनको राजी करना, उसको फिर से रिहैबिलिटेट करना कि वो अपने नॉर्मल जिंदगी में आए, उसके लिए मुझे करीब 10 दिन लगे कि तुम खड़ी हो, तुमको हिम्मत मिलेगी, तुम डरो नहीं अपने माँ बाप से या समाज से डरो नहीं। वो डर रही थी कि मुझे मार देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। तो उसको काउंसलिंग करना, उसको प्रिपेयर करना, हिम्मत पैदा करना, फिर लड़के को बुलाना, लड़के भी आ गया, फिर लड़के के माँ बाप को बुलाना, लड़की के माँ बाप को बुलाना, सबकी काउंसलिंग करना। वो तो अड़े हुए थे कि नहीं मैं मार दूंगा, ये तो कैसे भाग गई, कैसे कर लिया, ऐसे करके दोनों को राजी करना। और फिर दोनों की, आप आश्चर्य करोगे कि देश के क्या दुनिया के इतिहास में किसी आयोग में शहनाई बजाना, वो हम उन दोनों की शादी भी आयोग में ही करवाए। आयोग के ऑफिस में वैदिक रीति रिवाज से उनकी शादी करवाई, पूरे हम लोगों ने, वो सब विधि विधान से शादी हुई। तो एक रिकॉर्ड बना एशिया में कि आयोग में रोते रोते लोग आते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, और वहां शहनाई बज रही थी पूरी शादी की। तो वो केस मुझे जीवन भर, उसकी वो स्थिति, वो पिक्चर, और फिर बाद की पिक्चर जो हमने विदा किया उसको शादी करके, वो पिक्चर दिल दहला देती थी। और वो आनंद भी तब देती थी जब उसको दुल्हन के रूप में मैंने देखा। और वो परिवार को आज तक संभाल रही हूँ। उसकी बेटी हुई, उसकी बेटी का जन्म पत्र, प्रमाण पत्र बनवाना, सारी जो छोटी छोटी दिक्कतें उसको आई, उसको निपटाना। आज दोनों परिवार राजी है, दोनों के बच्चे राजी हैं। तो ये केस मुझे जीवन भर याद रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होने वाला था, लेकिन धाराशाही हो गया, वो पास नहीं हो पाया। तो इस पे एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को कितना सशक्त करता? वैसे तो अगर बात करी जाए तो ये 33% वाला जो कोटा है राजीव गांधी जी के समय से आने वाला था, लेकिन अब जाके पास होने वाला था, लेकिन उन्हीं की तरफ से, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही धाराशाही हुआ। देखो दीक्षा, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जैसे आरक्षण शब्द ही अपने आप को कमजोर करता है। एक माइंडसेट तो ये कहता था हम लोगों का शुरू से कि आरक्षण हमेशा कमजोरी का नाम है, कमजोर वर्ग को आरक्षण मिलता है। लेकिन जब राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ी और सक्रियता बढ़ी, तो लगने लगा कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा तो उस संसद में पहुंचना आसान नहीं है, उस सदन में पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि वो पुरुषों की जमात है। वहां वो निर्णय भी अपने लिए ही करते हैं और सारी चीजें अपने लिए करते हैं। वहां महिलाओं के लिए सोचने वाला नहीं है, और महिलाओं के सोच के साथ निर्णय भी नहीं होते थे वहां। वो पितृसत्तात्मक होने के कारण समूह बड़ा था। तब लगा कि आरक्षण हमें चाहिए, और ये लड़ाई लड़ी गई, कई सालों से लड़ी जा रही थी। मुझे याद है कि गीता मुखर्जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, कम्युनिस्ट की थी वो लीडर, लेकिन सुषमा स्वराज, गीता मुखर्जी, ये सब लोगों के साथ एक कमेटी बनी थी जो बरसों से लड़ाई लड़ रही थी। कभी इस बिल को फाड़ा गया, कभी जलाया गया, कभी कुछ करके 96 हो, 90 हो, 91 हो, सब बहुत दौर से गुजरा ये आरक्षण। हमें लगता था कि अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। इस बार हमें बहुत उम्मीद थी। जब 2023 में नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को पेश किया और सभी दलों ने उसको माने ध्वनि मत से पारित किया, केवल 2 ऑपोजिशन में वोट डले थे, बाकी सब पक्ष में डले थे, तो हमें पूरा यकीन हुआ कि हमें मिलेगा। और लेकिन दुर्भाग्य उसमें आ गया कि जटिलता उसमें थी कि परिसीमन और जनगणना का जो मान था, जिसके कारण वो 24 में अप्लाई नहीं हो पाया लोकसभा में। तो उसी को सरल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर से वो 26 में पेश किया। तो हमें था कि कर देंगे, यही तो मांग सबकी थी कि भाई जल्दी लड़ाओ, महिलाओं को मौका दो। और उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी, बोले कि भाई महिलाओं को मौका देना चाहिए, महिलाओं को तुरंत देना चाहिए मौका, डिले क्यों कर रहे हो, फिर उन्हीं लोगों ने मतलब इसको गिरा दिया। तो ये दुर्भाग्यजनक है। और ये बिल गिर तो गया। देखो, नारी शक्ति अधिनियम, हमारा जो बिल था वंदन अधिनियम, गिर तो गया, लेकिन कई चेहरे भी गिर गए नजरों से देश की महिलाओं के सामने, कि जो लोग दोहरी बात करते थे, जैसे कांग्रेस के लोग थे, सपा है, कम्युनिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस है, ये सब लोग वो लोग थे जिनके पार्टी में महिलाएं उनके घरानों से आई हैं, माने उनके
सोनिया गांधी के घराने से महिलाएं आ रही है, प्रियंका आ रही है, वो आ रही है, उधर कानी मोजी आ रही है अपने वंशवाद के बेल में लिपट के, उधर सुप्रिया सूले आ रही है अपने वंशवाद की बेल में, इधर डिम्पल यादव अपनी वंशवाद की बेल में। ये लोग सामान्य महिला, हम जैसी महिला नहीं पहुंच रही है, तो इन्हें लग रहा था कि हमारी कुर्सी तो सुरक्षित है, करो इसका विरोध, सामान्य महिला क्यों आए। तो इनको भी लोगों ने देखा, और बंगाल में आपने देखा रिजल्ट हाथ के हाथ देश की महिलाओं ने दे दिया। बंगाल की महिलाओं ने बता दिया कि तुम्हारा दोहरा चरित्र है, तुम ऐसे दोहरे चरित्र में नहीं जी सकते कि भाई खाने के दांत और दिखाने के दांत कुछ और। तो उन्होंने बंगाल में उनको मजा चखा दिया, उनको अन्य राज्यों में भी मजा चखाया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति आप देख रहे हो कैसी है, बस एक केरलम में भी कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है। अगर सरकार बनाने में 12 दिन लगा दिया वहां मुख्यमंत्री तय करने में, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, समाप्ति की ओर है कांग्रेस। जिन्होंने भी, क्योंकि आपको याद होगा मोदी जी ने कहा था कि इस बिल का अगर आप लोग समर्थन करेंगे तो आप लोग को जरूर फायदा होगा, अगर आप लोग विरोध करेंगे तो आप लोग को नुकसान होगा। और वही हुआ। 23 में इन्होंने समर्थन किया था, थोड़ा बहुत फायदा हुआ था, इनकी सीटें कुछ बड़ी थी, लेकिन 26 में इन्होंने नुकसान गिराया ना। अब आने वाले इलेक्शन में आप देखना कि इनका क्या होगा। लेकिन हमें अभी भी यकीन है, कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो हमें ये उम्मीद है कि हमें ये 29 में मिलेगा और हम जैसी बहनें सदन पहुंचेंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आपको देखिए 33% में, जहाँ 545-43 का सदन है हमारा, 43 का 543 का, वहां हम लोग पहुंचेंगे। और हम किसी का हक मार के भी नहीं पहुंच रहे थे, सीटें बढ़ रही थी, वो भी उतने ही रहते और हमारी भी संख्या बढ़ जाती। हम करीब 272-73 के करीब होते, तो और वो 840 के करीब सीट हो जाती। तो कहीं किसी का हक नहीं छीन रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बस राजनीति करनी थी। तो लेकिन ये यकीन है कि 29 में डंके की चोट पे हम महिलाएं, सामान्य महिलाएं सदन पहुंचेंगे। तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण क्या मान रही है कि वही महिलाएं जो एक तरफ तो आवाज उठा रही थी कि हमें ये वाला अधिनियम चाहिए, महिला कोटा 33% होना चाहिए, और फिर उन्हीं महिलाओं ने इस बिल को गिरा दिया। यही तो मैंने कहा ना कि दोहरा चरित्र है। वो तो चाहती है कि हमारी सीट हम रहे, देश की बाकी महिलाएं क्यों सदन में आए। फिर अगर सभी सामान्य महिला आ जाएंगी तो सदन से वो बातें उठ के आएंगी ना जो लोग उठने नहीं देना चाहती। वो लोग नहीं चाहती है ना कि वंशवाद की बेल में पल रहे लोग कैसे चाहेंगे कि आप जैसे हम जैसे लोग सदन पहुंचे। सदन का तो चेहरा ही बदल जाएगा फिर। तो इसलिए, और उसको जनता देगी, आप देखिएगा उनकी सोच का तो जनता दंड देने वाली है। अभी आपने बंगाल की भी बात करी। अभी बंगाल में 15 साल बाद कमल खिला है और प्रचंड बहुमत से जीती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कुछ बदलाव आपको वहां पे देखने को आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा? ऐसा मैं बंगाल की बात बताऊं, बंगाल हमारे लिए बहुत ही स्मिता का प्रश्न बन चुका था। बंगाल की जो कहानियां हम तक आ रही थी, और हम तो लास्ट इलेक्शन में गए थे वहां, हमने बंगाल को बहुत नजदीक से देखा था। वहां किस प्रकार महिलाओं के साथ मैंने तृणमूल कांग्रेस से ही अलग होके ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाया था और कम्युनिस्ट से आजादी दिलाई थी। कम्युनिस्ट बदमाश थे, बहुत सारी शरारतें थी, लेकिन ये जो इनकी सरकार चली तृणमूल की, उन्हीं बातों को लेके जो सरकार में आई थी कि हम इसको दूर करेंगे, बल्कि उन्हीं को उन्होंने ज्यादा मजबूती दी। और जिस तरह से मनी कट, लूटपाट, बलात्कार, रेप, जीना हराम कर दिया लोगों का, पूरी तरह से बंगाल के को खत्म करके बांग्लादेश बनाने की तैयारी जो थी, बहुत ही खतरनाक साजिश थी। इसको खत्म करना बहुत जरूरी था। और ईश्वर, मैं आपको बताऊं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कहते थे कि एक देश, एक दान, एक निशान, उनके सपनों को भी साकार करने का अवसर था। और मैं बंगाल की जनता को बहुत साधुवाद देती हूँ, और हमारे शीर्षस्थ लीडरशिप को, जिन्होंने वहां जम के जनता के प्रेम और जनता के विश्वास के साथ काम किया, और जनता को लगा कि ये लोग हमें वो बंगाल दे सकते हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, जो विवेकानंद का बंगाल है, सुभाष चंद्र का बंगाल है, वो बंगाल हमें मिलेगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का बंगाल है। इसलिए वो विश्वास के साथ हमें बंगाल उन्होंने दिया है, और उसी विश्वास के साथ आप देखिएगा बंगाल, अभी शुभेंदु जी वहाँ बने हैं हमारे मुख्यमंत्री, और टीम उनकी बन गई है। उसी बंगाल उसी रफ्तार से लौटेगा, और फिर से वो वंदे मातरम के तराने, जन गण मन भारत माता की जय, वंदे मातरम की जय के साथ बंगाल गूंजेगा, और अपने संस्कृति को, रविन्द्रनाथ टैगोर के संगीत कला को, साहित्य को जो सब छोड़ चुके थे, उस चीज को पाएगा। और कल्चर, हेरिटेज एंड एवरीथिंग बंगाल में वो सब कुछ मिलेगा जो बंगाल उसका हकदार है। अभी बंगाल से 2 दिन से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें मुस्लिम संप्रदाय की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी ने जबरदस्ती वोटिंग करवाई है, गलत वोटिंग करवाई है, ममता दीदी को वापस लाओ। वो बांग्लादेशी हैं,
घुसपैठिए की जो बात कर रहे थे, SIR से जिनको चोट लगी है, वो लोग ये बात कर रहे हैं। वो भारत के मुस्लिम नहीं है, वो घुसपैठिए हैं, वो बांग्लादेशी मुस्लिम है। तो वो तो करेंगे, उनकी कमर पे मार पड़ी है तो वो तो कहेंगे ही कि मोदी को भगाइए, बीजेपी को भगाइए। उनको अपने सर्वाइवल के लिए वो मर रहे हैं तो ये तो करेंगे। वो कैसे कहेंगे कि मोदी जी को लाइए और इनको लाइए, क्योंकि उनके तो कमर पे मार पड़ी है, उनकी तो रीढ़ की हड्डी टूट गई। ममता दीदी उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, ममता दीदी चाहती थी कि बंगाल बांग्लादेश बने, इसलिए वो चिल्ला रही हैं। तो वो भारत के मुसलमान नहीं है। हम मुसलमान को नहीं बुरा कह रहे हैं, मुसलमान ऐसा भारतीय मुसलमान कह भी नहीं सकता। ये घुसपैठिए लोग हैं, वो कर रहे हैं। अभी जैसे देखा जा रहा है राजनीति में नए चेहरों को काफी मौका दिया जा रहा है। जैसे राजस्थान की राजनीति में भी भजन लाल शर्मा जी को मौका दिया गया, जबकि उम्मीदें थी कि कोई पुराना और कद्दावर नेता मुख्यमंत्री बनकर सामने आएगा। लेकिन जब वो पर्ची खुली तो मुख्यमंत्री जी का नाम भजन लाल शर्मा के तौर पर निकला। तो अब जो है ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी जी हैं, और केरल में कांग्रेस सरकार की आप बात करें तो केरल में भी उन्होंने भी जो नए नए VD सतीशन को मौका दिया है। तो ये नए चेहरों की राजनीति जो हो रही है, तो इससे क्या पुराने और कद्दावर नेताओं को पिछाड़ा नहीं जा रहा है, कि वो धूमिल तो नहीं हो? नहीं, आप लोगों को लगता होगा एक नजर में कि शायद पुराने नेताओं को इग्नोर किया जा रहा है और नए। ऐसा नहीं होता है। पार्टी निरंतर चलने वाली पार्टी है ना, ये एक प्रक्रिया होती है। नए पुराने आगे बढ़ते हैं, नए उनके पीछे चलते हैं, फिर नए को अवसर मिलता है। ये तो एक क्रम है। रुक जाना तो किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं होता। हम कहते हैं ना कि पानी भी रुक जाता है तो सड़ जाता है। तो पार्टी निरंतर चलती रहती है हमारे यहाँ। तो उसमें जो लोग पुराने लोग जो थे, जिनको जो अब पुराने लग रहे हैं, तो वो भी राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, देश के कद्दावर नेता रहे। तो अब जो नई खेप आई है उसमें अच्छी बात है ना कि नए लोग आ रहे हैं, अवसर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों को एकदम आउट कर दिया गया। उनको जो उन आगे मार्गदर्शक की जरूरत है या और कहीं उनका इस्तेमाल हो सकता है, उनके अनुभव का, वहां उनका काम लिया जा रहा है। तो ये चलने वाला क्रम है। आगे पुराने आगे बढ़ेंगे, नए पीछे से आएंगे, नए को स्थान मिलेगा, पुराने उससे और आगे बढ़ेंगे। तो इसको लेके कहीं हमारे यहाँ तो एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई दरार नहीं है, कहीं कोई तकरार नहीं है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। जहां तक आपने एक सवाल अधूरा रह गया, आपने कहा कि भजन लाल जी वो एकदम से आ गए। एकदम से नहीं आए। भजन लाल जी की अगर मैं बात करूं, आप लोग को ध्यान हो, ऐसे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता रहे जो 4 बार हमारे यहाँ संगठन में महामंत्री पद रहे, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और महामंत्री भी सीधे नहीं बने, नीचे से खपते हुए ऊपर आए हैं। ऐसा नहीं कि सीधे आके महामंत्री बन गए। और ऐसे व्यक्ति को अगर अवसर मिलता है, विधायक बने और अवसर मिला, तो ये आप ये मत सोचिए पर्ची एक कहावत बन गई। पर्ची निकली नहीं है, सारे विधायकोों से पूछ के पर्ची में नाम लिखा गया था और उसको खोला गया था। ये कांग्रेस को बनाती है पर्ची की सरकार, पर्ची की सरकार, पर्ची मुख्यमंत्री ये कांग्रेस का जुमला है। क्योंकि वो पर्ची पे ही फर्जी नौकरियां दे रहे थे ना। डोटासरा जी अपने परिवार को नौकरियां दे रहे थे। मुख्यमंत्री जी के जो OSD हैं लोकेश शर्मा, सुनिए ना कैसे पर्ची पे क्या क्या काम होता था। पर्ची तो उनके यहाँ से निकलती थी, हमारे यहाँ से पर्ची नहीं। पर्ची पे नौकरी बट रही थी, पर्ची पे सब कुछ हो रहा था। आज बहुत सारी चीजें हैं कहने को, उनको तो बोलने का उनका मौलिक अधिकार नहीं है। वो किस आधार पे बोल रहे हैं? जिन्होंने 5 साल पूरे राजस्थान को खड्डे में गिराया, होटलों में समय बिताया, अपने ही पार्टियों में बगावत रही उनके। सचिन पायलट और गहलोत साहब आपस में कैसे लड़ते रहे कुत्ते बिल्ली की तरह, आपने देखा। कोई किसी को नकारा कह रहा है, कोई किसी को जाने क्या क्या कह रहा है। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं है। हमारे यहाँ पर्ची वर्ची से कोई नहीं बनता है। हमारे यहाँ अपने टैलेंट पे हमारी पार्टी वन मैन लीडरशिप की नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिकता से निर्णय होता है और सामूहिकता से ही भजन लाल जी का भी निर्णय हुआ। और एक सामान्य कार्यकर्ता, हमने एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे सामान्य कार्यकर्ता भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार के गोद में पैदा हो वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा या देश के उसके पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। हमारे यहाँ जमीन में काम करने वाला भी मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे यहाँ जमीन पोस्टर लगाने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में ही है और उसी परंपरा को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। अभी महिला मोर्चा की नई टीम गठित हुई थी, जिसमें पूरा नए चेहरे ही आ चुके हैं, पुरानों को बदल दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आने वाली जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, इसमें पुरानी और वरिष्ठ नेता के तौर पर अब अपनी भूमिका को आप किस तरीके से देख रही? मेरी भूमिका पूछ रही हो? मेरी भूमिका है ना, मैं स्पोक्स पर्सन के नाते तुम्हारे सामने बैठी हूँ, हर TV चैनल पे नजर आती हूँ,
मेरी भूमिका को कोई कवर अप नहीं कर सकता है। मैं पार्टी की वैसी कार्यकर्ता हूँ जो जमीन से काम करते करते यहाँ तक पहुंची, और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया भी है। मैं ये सोचूं कि मुझे ही हमेशा सब कुछ मिलता रहे, ये उचित भी नहीं है, न पार्टी के लिए न हमारे लिए, कि मैं ही पार्टी में नहीं हूँ, हजारों कार्यकर्ता तैयार है। यहाँ वैक्यूम नहीं है, यहाँ एक फौज है, और पन्ना प्रमुख से लेके टॉप तक है। तो कमी तो जहां है वही ना वही चेहरे बार बार नजर आएंगे, जहां कार्यकर्ता ही नहीं, जहां नेता ही नहीं, यहाँ तो फौज है, आप किसी को भी बना दीजिए। आपको तो जैसे काफी लंबा समय हो गया है राजनीति में, तो कभी आपका मन नहीं करता कि मुझे भी टिकट दिया जाए विधायक के तौर पर? मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, पॉलिटिशियंस लोग सीधे नकार जाते हैं इस बात को कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेवा करने आई हूँ, और राजनीति में समाज सेवा ही मेरा उद्देश्य, यही है, सेवा ही उद्देश्य है। लेकिन राजनीति को जब करियर बनाया है और आई हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी लक्ष्य रहेगा कि मैं विधानसभा में जाऊं, मैं लोकसभा में जाऊं, क्यों नहीं जाऊं। मैं यहाँ कीर्तन करने नहीं आई हूँ, या कीर्तन मंडली में नहीं हूँ, मैं राजनीति कर रही हूँ, बलबूते से कर रही हूँ। तो स्वाभाविक मेरी मंजिल लोकसभा भी होगी, मेरी मंजिल राजस्थान की विधानसभा भी होगी। वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब पहुंचूंगी, ये मेरे हाथ में नहीं होता। ये मेरे यहाँ पार्टी के हमारे लीडर डिसाइड करते हैं, हमारे जो लोग हैं वो डिसाइड करते हैं। और इतना तय है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे अवसर भी जरूर मिलेगा। पार्टी के सभी नेता लोग देखते रहते हैं कार्यकर्ता कैसा कौन क्या काम कर रहा है, पर वो अवसर कब आएगा ये मुझे नहीं पता। अब सुमन जी, हम शो के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, तो मैं आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी। तो मैं कुछ शब्द और सवाल आपसे बोलूंगी, आपको बहुत ही छोटे शब्दों में और छोटा सा जवाब देना है। कुछ शब्दों में आपको जवाब देना है। ओके, तो सबसे पहले तो राजनीति में सफलता का मूल मंत्र क्या है? धैर्य। और वसुंधरा राजे सिंधिया को कैसे देखती है? आइकॉन लीडर। दिया कुमारी जी? उभरती हुई लीडर। प्रियंका गांधी? पारिवारिक खानदान के बदौलत राजनीति में आने वाली। ममता बनर्जी? ममता एनर्जेटिक। ओके, सचिन पायलट? सोफिस्टिकेटेड। आपकी नजर में महिला सशक्तिकरण का असली मतलब क्या है? महिला सशक्तिकरण का असली मतलब, सभी मायनों में महिला इंडिपेंडेंट हो, वही सशक्त है। सभी मायनों में कैसे? वह आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, ये तीनों मापदंड पे वो मजबूत हो, वही सशक्त है। आपका एक पसंदीदा राजनेता या कोई ऐसे राजनेत्री हो जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो और आप उसको उसी के जैसे आप चाहती हैं कि मेरा भी इसी तरीके से आगे लीडरशिप रहे? देखिए, अटल जी का जवाब नहीं है। बस अटल जी हम लोगों ने, मैं अपने शुरुआती दौर से अटल जी को देखती आई और अटल जी से बहुत प्रभावित रही। उनकी एक काव्य शक्ति को भी हम लोग बहुत पसंद करते हैं कि मन जब टूटता भी है तो भी उनकी लिखी हुई कविताएं हमें हिम्मत देती है। और वो पंक्ति हम कभी नहीं भूलते हैं। वो बोलते हैं कि अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा, और तो ये लाइनें बहुत मजबूती देती है। किसी भी क्षेत्र का आप अगर दुखी भी हो तो अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा, ये लाइन हमें बहुत मजबूती देती है। तो अटल जी हम लोग के लिए एकदम आइडियल। यानी अटल जी की लाइनों को लेकर आप में अभी तक एनर्जी, हार नहीं मानूंगी, रार नहीं ठानूंगी, ये उनकी कविताओं की पंक्तियां हैं जो हमें आगे चलने को अग्रसर करती हैं। तो अभी आप में भले ही नेता पुरानी हो, लेकिन जो एनर्जी आपकी बिल्कुल यंगस्टर से भी बढ़कर है। तो अब मैं यही चाह रही हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो युवा महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर, पूर्व अध्यक्ष के तौर पर, और एक नेता के तौर पर, कि राजनीति में आए तो कैसे आए और जो व्यवहारिक जीवन है उसमें रहे तो कैसे? देखिए, सीधी सी बात है, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र, अगर वो जो भी चुनना चाहते हैं अपने जीवन के, वहां कहीं भी शॉर्टकट में बिलीव नहीं रखें और कहीं भी अपने स्वयं को पहचानते हुए खुद के अस्तित्व को ना खत्म करें। स्वयं को पहचान के आगे बढ़े, उन्हें कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। शॉर्टकट में बिलीव नहीं रखें। सफर बहुत लंबा है, आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। खुद के विश्वास के साथ, चमक और दमक के साथ आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमन जी, आपने बहुत ही धैर्य और बहुत ही पेशेंस के साथ जवाब दिया है। बेबाकी के लिए तो आप वैसे भी जानी जाती हैं। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड आज का काफी पसंद आया होगा, क्योंकि काफी एनर्जेटिक जो महिलाएं हमारे साथ बैठी थी उनका जो एनर्जी आप तक भी पहुंची होगी। और ऐसे ही अन्य एनर्जेटिक एपिसोड हम आपके सामने लाते रहेंगे कुदरत न्यूज पर, और आपसे मिलवाते रहेंगे ऐसे ही महिला नेताओं को अभी और नेत्रियों को। तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।